हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल विदाउट स्किप कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है बल्कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र का आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझ समझ कर वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को अगर आप वीडियो से जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। आप यहाँ से पहले देख लीजिए, 80 नंबर है, 3 घंटे के समय आपको दिए जाएंगे एंड आप कक्षा 12 में और आपका विषय यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो सामान्य निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, है ना। जो निर्देश आपको दिया हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं, जो 30 बिल्कुल हम लोग का टारगेट है वो फुल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद, अनसीन पैसेज पढ़ने के बाद हम लोग आंसर खोजेंगे। ठीक है, प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई और जल प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी भी भुगतान पर, यानी कि बोल रहा है कि प्रकृति के साथ हम लोग ने अच्छा बर्ताव नहीं किए, पानी वगैरह को प्रदूषित कर दिए हैं, इतना दोहन किए कि आने वाली पीढ़ी के लिए कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा। हम लोग का तो है, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, यानी कि बिल्कुल सावधानी से कम उपयोग करने के लिए यहाँ पर बता रहे। तो अब आगे नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया, हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि पूरे परिस्थितिकी तंत्र के लिए अनिवार्य है। सभी चीज के लिए क्या है, अनिवार्य। फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है। आपको विकल्प दिए गए, आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास या फिर शिक्षा के अभाव से। पता होगा प्रकृति का नुकसान पहुंचे, शिक्षा से कोई लेना देना है नहीं, तो बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास। इतना मशीनें लगा दी हैं, पेड़ पौधे जंगलों को काट दिए, तो बिल्कुल यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंचाया जा रहा है, यानी कि पहुंच रहा है, पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंच रहा है। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है, आपको ऑप्शन पढ़ लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिखा है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने से, ऑप्शन नंबर बी में जल और वायु प्रदूषण से। तो पता होगा जल और वायु प्रदूषण फैलने से हमारे पर्यावरण क्या हो रहे हैं, क्षति पहुंच रहा है पर्यावरण को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रकृति के बचाने का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, विकल्प आप पढ़ लीजिए, जल्दी से आपको आंसर हम बता देते हैं और आप मिला लीजिए कि आप सही जवाब दिए कि सही जवाब नहीं दे पाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिस्थितिकी को तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। हम लोग को पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। आपको बहुत ही आसान सवाल पूछा है। वनों की कटाई को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ये नहीं देना चाहिए। औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, फैक्ट्री लगाएंगे तो पेड़ पौधा कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आने से पहले एक गद्यांश दिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति का अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन, यदि करेंगे हम इनका दोहन खो देंगे हम स्वाभाविक धन, सोच कर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। बहुत ही अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है आपको, है ना, कि हम लोग को बिल्कुल अच्छे से प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में इस गद्यांश से पूछा गया है कि इस गद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है। तकनीकी विकास का देन है, मानव की देन है, या फिर प्रकृति अनुपम देन है, विज्ञान की देन है। तो हम लोग जस्ट पैराग्राफ में आपको दिखा देते हैं इसका आंसर कहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन पे ही लिखा है, पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रकृति की अनुपम देन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखना, अनुपम देन कौन सा है, वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका आंसर आप देख लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर पढ़िए, इस पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया।
तकनीकी विज्ञान को बिल्कुल नहीं हो जाएगा। वृक्ष, नदी, पर्वत और सागर, इसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी आपको पैराग्राफ से आंसर खोजना है, कोई ये रॉकेट साइंस का बात नहीं जो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर सभी बच्चे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए। यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा? यदि प्रकृति का दोहन करेंगे तो क्या होगा? आपके सामने है। पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान का विकास रुक जाएगा, समाज में खुशहाली आएगी, मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर प्रकृति का दोहन होगा तो पता होगा बिल्कुल हम लोग पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो देंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8 नंबर में देखिए, जी हाँ, धरती को बचाने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिए? इस धरती को अगर बचाना है तो इस पैराग्राफ में क्या बताया था, इस पैराग्राफ में जल्दी से आपको बता देना आंसर, तो सोच समझकर कदम उठाने के लिए सुझाव देते, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में आपको यहाँ से ग्रामर से दिया गया अभिव्यक्ति और माध्यम, अगर आपको क्लास में पढ़ाया गया है तो बिल्कुल ठीक है। और जितने बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं लाइक समीर, आसिफ, मुक्तदा, दीपक, शराफत, मजरूर और भी कुछ बच्चे जो हैं उसको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको 1-2 दिन के अंदर वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे या फिर क्लास में ऑफलाइन पढ़ा देंगे, तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आंसर देखते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र है? जी हाँ, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र आपको बताना है। आपको पत्र यानी लेटर आपको पढ़ाया गया था। पत्र 2 टाइप से आपको पढ़ाया गया था, एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। जैसे औपचारिक जिसमें परमिशन वगैरह का जरूरत पड़ता है, आप जो सर को प्रिंसिपल को लिखते हैं ना तो हो जाएगा औपचारिक, और अनौपचारिक जैसे माता पिता को लिख रहे हैं, पैसे की कमी या फिर कोई भी बुक वगैरह से रिलेटेड की चीज़ें लिखते हैं तो अनौपचारिक। तो यहाँ पर अब व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का होता है? औपचारिक होता है, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, रचनात्मक लेखक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? रचनात्मक लेखक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? आपको बिना लेट के इसका आंसर बताते हैं। शब्दों में सही उच्चारण बिल्कुल सबसे अच्छा गुण है, शब्दों में सही, शब्दों का सही उच्चारण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। जी हाँ, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण गुण, मुद्रित यानी कि प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है ना, प्रिंटिंग, मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है तो संवाद होता है, दृश्य होता है, ध्वनि होता है, लेखन होता है। लेखन होता है मुद्रित यानी कि प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में लेखन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेन तत्व, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का बात आ गया, आप बिजली से रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक है ना, आप पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का कौन सा प्रमुख उपकरण है? पुस्तक बिल्कुल नहीं है, पोस्टर नहीं है, समाचार पत्र नहीं है, पेपर वगैरह आपको नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक थोड़े ना होगा। रेडियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान सवाल है, रेडियो इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जी हाँ, सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, आपको जितने भी संचार का उद्देश्य बताना है, शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल सही है, मनोरंजन भी देता है बिल्कुल सही है, सूचना भी देते हैं बिल्कुल सही, उपरोक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 13 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने, इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट किस प्रकार का संचार का माध्यम है? पारंपरिक माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, दृश्य माध्यम है, मुद्रित माध्यम। इंटरनेट आपको पता होगा, इंटरनेट से घर बैठे हम लोग हर चीज पढ़ लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, तो डिजिटली ना देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंटरनेट किस प्रकार का माध्यम है? डिजिटल माध्यम है, डिजिटल, ठीक है। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 15 पे सभी बच्चे फोकस रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण? इतना आसान, आपको पता होगा, आपके सामने एक हम टीवी बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। कोई टीवी लेकर भाग नहीं जाना, टीवी देखने के लिए बोले, ठीक है। तो आपको टीवी लेकर घर नहीं जाना है, आप यहाँ समझ करके टीवी यहीं रख दीजिएगा। तो टीवी पर कोई जो पढ़ा लिखा है वो तो देख सकता है, क्या हो जाएगा? दृश्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देख भी सकता है टीवी में और हम लोग पढ़ भी सकते हैं, सुन भी, आपको पता होगा टीवी को देखा भी जाता है, सुना भी जाता है, तो दोनों हो जाएगा। आपको बिना लेट के यहाँ आंसर बता देते हैं, दृश्य और श्रव दोनों होगा। दृश्य मतलब देख भी सकते हैं, श्रव मतलब सुन भी सकते हैं। जैसे रेडियो में हम लोग देख थोड़े ना सकते हैं, अगर यहीं पर रेडियो रहता तो श्रव भी हो जाता, हम लोग केवल सुन सकते हैं। रेडियो में आप पता होगा ना, रेडियो में किसको देखेंगे? रेडियो खाली देखना है, जो आदमी का आवाज आ रहा है
उसको नहीं देख सकते हैं, तो इसमें सर्वे होता है। इसी प्रकार हम लोग टीवी में देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे सभी बच्चे आ जाइए। समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? समाचार पत्र सस्ता होता है, बिल्कुल सही है। हमेशा उपलब्ध रहता है, बिल्कुल सही बात है। विस्तृत जानकारी देता है, बिल्कुल सही जानकारी देता है, यानी कि बहुत विशिष्ट जानकारी देता है। सबका आप समाचार पत्र पढ़े होंगे तो पता होगा, बहुत सारी चीज़ों का जानकारी विस्तृत रूप से देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सस्ता भी होता है, विस्तृत जानकारी देता है, हमेशा उपलब्ध होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ने से पहले आपके सामने जो गद्यांश पैसेज दिया है, जो कहानी से, आप उसको पढ़ लीजिए। कुटज क्या केवल जी रहा है? कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वारा भीख मांगने नहीं जाता, कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए यानी कि अफसरों का जूता नहीं, आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, चाटता फिरता, दूसरों को अपमानित करने के लिए गोरों को खुशामित नहीं करता है, आत्मनोहित हेतु नीलम की नहीं धारण करता, अंगूठी की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले यानी कि बगले नहीं झांकता, जीता और शान की जीता है, काहे वास्तव किस उद्देश्य से। आपको पता होगा कुटज जो आपको क्लास में पढ़ाया गया था, है ना, यहीं से आपको एक पैराग्राफ दिया, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा फास्ट हम पढ़ते हैं। कोई नहीं जानता मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थी के दायरे से बाहर की बात है, भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा से कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए वो शान के साथ, हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। तो कुटज ने बहुत बड़ा संदेश भी दिया था आपको, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, स्ट्रगल हर चीज़ का सामना करना चाहिए। तो आपको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में पूछा गया, कुटज के बारे में लेखक ने क्या कहा था। आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स पे ऑप्शन पढ़ने के बाद जस्ट आपको क्या कर देना है, जवाब दे देना। तो इसका 17 का जितने बच्चों ने, जी हाँ 17 नंबर का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने, कुटज शान से जीता था और अपने कर्तव्य को निभाता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 18 पे आ जाइए। लेखक के अनुसार कुटज किस तरह से जीता है? आपको लेखक के अनुसार बताना है कुटज किस तरह से जीता है। 18 नंबर, जी 18 नंबर क्वेश्चन, वह शान से जीता, बिना किसी स्वार्थ के जीता है। आपको पता होगा, अभी जस्ट हम लोग पैराग्राफ में पढ़े, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, गद्यांश में कुटज का जीवन किस प्रकार का सिद्धांतों का प्रेरित है? जल्दी से आपको कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल आंसर भर देना है। आप लोग कमेंट्स करने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं? आपको टैक्स नहीं लेते हैं, ना ही आपको पैसा लगता है, ना ही आपको और भी कुछ लेता है, फिर आप कमेंट्स क्यों नहीं करते? बताइए, थोड़ा आप कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा। नहीं, बच्चे वीडियो को कंप्लीट वॉच कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन देते हैं, जल्दी से आप बता दें कुटज का जीवन किस प्रकार का सिद्धांतों से प्रेरित है। स्वार्थ और अपमान सिद्धांत से, नीति धर्म शान के सिद्धांत, दूसरों को नीचा दिखाने के सिद्धांत, भविष्य और महत्वाकांक्षा को सिद्धांत। जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल इसका आंसर भर देना। तो 19 का, जी हाँ जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, नीति धर्म और शान के सिद्धांत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है, ठीक है। 20 नंबर देखिए, लेखक ने भीषण पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है, यानी कि क्या संदेश दिया, आपको क्या मैसेज दिया, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स पे बता देना है। केवल सुख दुख के प्रिय स्वीकार करना चाहिए, दुख हो या सुख के प्रिय जो मिले उस पर शांत स्वीकार करना चाहिए, जीवन में केवल सफलता का स्वीकार करना चाहिए, जीवन में केवल उन्नति का स्वीकार करना चाहिए। तो आपको पता होगा यहाँ कुटज से हम लोग का एक संदेश मिलता है इस पाठ से, कि जीवन में जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिना लेट किए आपको आंसर बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सभी बच्चे आ जाइए। शर्मित स्वप्न की मधुमाया, आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। शर्मित स्वप्न की मधुमाया, गहन विपित की तरु छाया, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह विवाह की ठान उठाई, लती श्रुतिस नटी की सबकी रही बचाई फिरती कब की। आगे लिखा है, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। आपको पता होगा ये स्टोरी, आपको बिल्कुल ये कविताएं आपको पढ़ाया गया क्लास में बिल्कुल सभी बच्चे को ये पढ़ाया गया। जो किसने बोला था अपने सपने को, बावली सपने बोला था, याद आया?
तो आपको बताना है किस पार्ट से लिया गया, नीचे कमेंट बॉक्स बताए। देखते हैं कितने बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स पे बिल्कुल बता रहे हैं। तो श्रमित स्वप्न की मधुमाया का अर्थ क्या होता है? सपने जो सच होते हैं, या फिर सपना जो भ्रम और क्या होते हैं, उलझन में बदल जाते हैं, सपना जो केवल खुशियों का प्रतीक, सपना जो कठिन से बाहर निकलता है। तो 4 विकल्प है, आपको जल्दी से 21 का जवाब दे देना। तो बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, सपना में जो भ्रम और उलझन में बदल जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मेरी आशा आह बावली तू खो दी सकल कमाई, पंकित में किसकी आलोचना कर रहे हैं? अपनी मेहनत का, अपनी आशा का, अपनी सफलता का, अपनी असफलता का। 22 का बिल्कुल जितने बच्चों ने अपनी आशा का बताया, ये कुछ और आशा लगाए थे, लेकिन वो आशा जैसे आशा लगाते हैं जिससे वो आता नहीं है, और जब आता है तो ये बहुत ही यानी कि इसका उम्र हो जाते हैं, तो अब वो वापस लौटना नहीं चाहते उस रास्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। गहन विपिन की तरु छाया में क्या अर्थ है? जल्दी से आपको बता देना है। गहन विपिन की तरु छाया में क्या अर्थ है, इसका अर्थ बताना है। तो आपके सामने विकल्प रखते हैं, आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में थोड़ा आंसर बता। अंधेरी में घिरी हुई कठिनाइयाँ, अंधेरी में घिरी हुई कठिनाइयाँ बताया। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया? आपको बहुत ही जल्दी इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल बता देना चाहिए। तो 24 का राइट आंसर बिल्कुल जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, देवसेना के गीत। आपको याद आया, देवसेना के गीत के पाठ से लिया गया है। और देवसेना गीत का पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताएं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जितने बच्चों ने बताएं बिल्कुल सही बताएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 पे सभी बच्चे आ जाए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे पढ़िए। मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। आपको 25 का बिल्कुल बिना लेट के जवाब दे देना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 26 में आ जाइए। जी हाँ, 25 का ए हो जाएगा सही आंसर। 26 में सभी बच्चे आ जाइए। किस शहर में वसंत अचानक आया था? आपको पढ़ाया गया था किस शहर में अचानक वसंत आया था। किस शहर में? पटना में, गुजरात में। पटना का तो बात ही नहीं आया था स्टोरी में, गुजरात का बात ही नहीं आया था, हैदराबाद का बात ही नहीं। बचा क्या? बनारस। आपको पढ़ाया गया था ना, बनारस में हर चीज धीरे धीरे होता है। चलो ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने हैं 26 का बिल्कुल सही जवाब। 27 में लिखा है, प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध किस शैली से लिया गया? आप अगर प्रेमगन की छाया स्मृति नहीं पढ़े तो बहुत ही जल्दी आपको बिल्कुल क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। इसमें बच्चा से सवाल पूछते हैं और बच्चा रटे रटाए जवाब देता है। तो इसका राइट आंसर आपको बता देना किस शैली से लिखा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरणात्मक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। हर गोबिंद और बड़ी बहुरिया किस गांव में रहते थे उसका नाम बताना है। बहुरिया किस गांव में रहते थे उसका नाम बताना है। हर गोबिंद और बहुरिया किस जिस गांव में रहते थे उसका नाम बता दें, है ना। आपके सामने विकल्प रखते हैं 4 विकल्प, और इन्हीं 4 में से आपको जवाब देना है। तो 28 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर कौन सा चुने हैं? आप ए चुने हैं तो बिल्कुल सही दिए हैं, जलालगढ़, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सूरदास की झोपड़ी आपको पता होगा प्रेमचंद्र ने लिखा है, और सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देते हैं, भैरव ने आग लगा देते हैं उससे जेलसी होने के कारण। और सूरदास का जो मिठुआ बेटा था, है ना, सूरदास एक आपको पता होगा स्टोरी बताए थे, उसके झोपड़ी में जब आग लगाते हैं उसका एक घर में पोटली होता है पैसा, जिनमें से 500 से ज़्यादा पैसा होते हैं, चुरा लेते हैं। बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक कौन है? बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, केशव उदास है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, प्रभास जोशी है। बिस्कोहर की माटी का आंसर आपको बिल्कुल सभी को पता होना चाहिए, विश्वनाथ त्रिपाठी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप 30 में से लगभग सभी क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, और इसी तरह आप जवाब देंगे भी, ठीक है। और लास्ट टाइम है, आप यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं।